नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रो। किस चीज का इंट्रो है? तो आपकी सेकंड बुक का इंट्रो है। सेकंड बुक का नाम क्या है? सेकंड बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो आज हम पहले थोड़ी सी इस पे बात करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी हमारी वो होगी चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में भी क्लियर हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम अपनी बुक पे बात करने जा रहे हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बुक पे क्या बात करनी है, लेकिन आपको सबसे पहले बुक के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी बुक को, आपके सिलेबस को कैसे डिजाइन किया गया। क्या कुछ भी टॉपिक उठा के कहीं भी चिपका दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके टॉपिक को स्पेशल वाइज मतलब सीक्वेंस में रखा गया है। ऐसे ही किसी को भी कहीं भी उठा के नहीं रख दिया गया। जबकि एक चीज और कि सबसे अच्छी बुक जो है वो आपकी, मुझे तो ये लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारी उस कंडीशन के बारे में बताती है जब हम आजाद हुए थे 1947 में। हमें आजादी मिली और हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी प्लानिंग नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम अब आगे कैसे काम करने वाले हैं। तो ये हमें बताता है कि हम कैसे नीचे जमीन से उठे हैं और उठते 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 आज हम इस कंडीशन पे आके आपके सामने खड़े हैं। तो ये आपके बिल्कुल पीछे की सारी कंडीशंस को बताता है। तो एक बार हम देखते हैं बुक की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसका मतलब हमने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, कैसे हम लोग 1947 से लेके, ये जो बात करती है बुक आपकी 1947 से लेके और करंट तक की बात करती है, मतलब 2020 तक की बात करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बुक आपको समझाने वाली है। बहुत अच्छे टॉपिक है इसके अंदर और इसमें आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतने ज्यादा डाउट होंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन होंगे और उतना ज्यादा मजा आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पढ़ा के चला जाऊं और आपका काम कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो टॉपिक मैंने यहाँ बताए हैं उसको एक बार अपने आप बुक से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक, तो पहले चैप्टर पर डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये चैप्टर की सीक्वेंस हमने बनाई कहां से है। कई बच्चों को डाउट रह जाता है कि पता नहीं सर कौन सा चैप्टर पढ़ा गए, मेरी बुक में तो है ही नहीं। तो चलो उसकी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो कि इस बुक से पेपर में कितने क्वेश्चन का आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है? 40 मार्क्स का आने वाला है। क्लियर हो गया? चलो सर क्लियर हो गया। बाकी कुछ दिनों बाद हम डिस्कस करेंगे, जब थोड़े से सेशन हमारे आगे चले जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, कितने मार्क्स का किस में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो ठीक, आगे देखते हैं। ये जो आपके पास सीक्वेंस दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हमारे टीआर जैन के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? टीआर जैन। ठीक है, अच्छा इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, आपको दिख रहा होगा यूनिट 1 कितने मार्क्स का आएगा? 12 मार्क्स का। अकॉर्डिंग टू टीआर जैन कितने चैप्टर कवर करता है? ये 1 to 6 कवर करता है। मतलब टीआर जैन के 6 चैप्टर और एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 1 कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। ठीक है, चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक एनसीईआरटी के अंदर कितने नंबर का है? 22 मार्क्स का। कौन सा यूनिट है? सेकेंड यूनिट है। और इधर हमारे पास ये 7 to 12 है। और आखिरी चैप्टर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा चैप्टर है, वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। समझ रहे होंगे आपको कि हमारे ये नंबरों के हिसाब से हमारे लिए कितना वैल्यूएबल चैप्टर है। क्लियर? एक बार बुक पे डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर इन्होंने कैसे अरेंज किया। देखो ध्यान से समझना, जब 1947 में हमें आजादी मिली, 1947 में हम आजाद हुए, उस समय हमारी कंडीशन क्या थी? देखो लिखा हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका मतलब जब हमें जब आजादी मिली, जब हमें फ्रीडम मिला, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो हम पहले तो इसके अंदर पढ़ेंगे, फिर इसके सब पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज फिलहाल सिर्फ इसको देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कब बनी? तो 1951 में बनी। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ना ऐसे ही धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा। उसके बाद कृषि की विशेषता, समस्या एवं नीतियां। इसका मतलब एक बार पहले पीछे वाले पे देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना और लक्ष्य। इसका मतलब आपको फ्रीडम मिल गया। ठीक है सर, मिल गया। आगे देखो, आपने अपना विकास करने के लिए क्या बनाना शुरू कर दिया? तो सर पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। किसने इसका सजेशन दिया, कैसे बनी?
ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे कृषि की विशेषताएं और समस्या, क्योंकि आपको पता है हमारा भारत जब आजाद हुआ, क्या आज भी जो है हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और हमारी जितनी भी पॉपुलेशन थी उस समय हमारी पॉपुलेशन का 75% अप्रोक्स 75% के आसपास जो लोग थे वो किस में लगे हुए थे, कृषि कार्य में लगे हुए थे। तो सबसे पहले जो हमने काम किया वो कहां पे किया, कृषि के ऊपर किया। कृषि के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, उद्योग। तो उसके बाद हम कहां चले गए, उद्योग पे। ये कहां से आ गया, 1956। देखो टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, 1956। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा, 1956। उसके बाद जब हमने कृषि देख लिया, जब हमने उद्योग देख लिया, तो हमारी बात है भारत का विदेशी व्यापार। और आपको पता होगा कि 1947 से पहले भी हमारा व्यापार बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था भारत का व्यापार, लेकिन सिर्फ किसके फेवर में, सिर्फ अंग्रेजों के फेवर में, हमारे फेवर में नहीं। फेवर में बेनिफिट्स किस कौन ले रहा था, तो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही थी, क्योंकि हमारी तो कॉलोनी थी ना, हम तो ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। तो उसके बाद हमने उद्योगों का विकास किया, फिर हमने अपने विदेशी व्यापार की तरफ ध्यान दिया, और उसके बाद जब हमने ये सारी चीजें की तो हमारे को ना कुछ लॉसेस हुए बीच में, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पॉलिसी अपनाई थी वो पॉलिसी हमारी सक्सेसफुल नहीं रह पाई, तो हमने क्या किया, फिर एक नई पॉलिसी बनाई। कब, 1991 के अंदर, 1991 में हमने क्या करा, एक नई पॉलिसी बनाई, ठीक है। फिर पॉलिसी बनाई, फिर हमने सबसे पहले कहां पे फोकस किया, हमने फोकस किया निर्धनता पर, कि हम किस तरह से अपनी गरीबी को दूर कर सके, ठीक है। फिर निर्धनता के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, मानव पूंजी का निर्माण। मानव पूंजी का निर्माण मतलब जब हमने निर्धनता को दूर करने की कोशिश की तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई कि जब तक मानव की पूंजी का, मानव के कौशल का, मानव की सुयोग्यता का निर्माण नहीं होगा, जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक निर्धनता दूर नहीं होगी। तो फिर हमने कहां फोकस करना शुरू किया, मानव पूंजी के निर्माण पर। उसके बाद हम कहां आ गए, ग्रामीण विकास पर, क्योंकि आपको पता होगा हमारे भारत के अंदर अधिकतर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। तो ग्रामीण विकास हो गया। फिर जब ग्रामीण विकास हो गया, हमने निर्धनता पे बात कर ली, हमने मानव पूंजी के निर्माण पे बात कर ली, तो हमने फिर किस पे बात करनी शुरू करी, रोजगार और बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद रोजगार और बेरोजगारी पे बात हुई तो आधारिक संरचना। अब आधारिक संरचना का मतलब होता है जो हमारी बेसिक चीजें, जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, ये हो गए हमारे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आधारिक संरचना। फिर हम अगले स्टेप में कहां गए, ये सब करने के बाद हमारे सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, पर्यावरण, है ना। क्यों, पर्यावरण की समस्या भी तो है। हमने इंडस्ट्री लगाई तो पॉल्यूशन हुआ ना। तो उसके बाद हमने किस पे बात कर ली, पर्यावरण और धारणीय विकास पर। किस पे, पर्यावरण और धारणीय विकास पर। और आखिरी वाला टॉपिक जो हमारे चैप्टर का है, जो सबसे प्यारा मुझे लगता है, वो टॉपिक क्या है, भारत पाक चीन का विकास अनुभव एवं तुलनात्मक संबंध। भारत का, पाकिस्तान का और चीन का। भारत कब आजाद हुआ, 1947, पाक 1947, ये कब बना, 1948, क्या 48 में ये गणराज्य बना, 48 नहीं 49 में, ये कब बना, 49 में, ठीक है। 1949 में कब ये क्या बना, ये गणराज्य बना। तो ऑलमोस्ट इन तीनों का कंपैरिजन इसीलिए है, किस लिए है, क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट आसपास ही आजाद हुए, और आसपास आजाद होने के बाद आपको पता है चाइना कितनी ज्यादा ग्रोथ कर गया, इंडिया ने ग्रोथ की लेकिन कम की, और पाक पीछे रह गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ है जो हमारी बुक जिसने डिजाइन की है, बहुत अच्छे से बुक डिजाइन की है। उम्मीद करता हूं कि आपको बुक समझ में आ गई होगी कि बुक कैसे डिजाइन की है, कितने मार्क्स का कौन सा यूनिट है, कोई डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1, ठीक है। लेक्चर एक भी मिस नहीं करना है आपको इसमें से। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको लेक्चर सारे देखने पड़ेंगे। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, पीछे की वीडियो नहीं देखी है, तो आपको पहले पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर ये देखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि आपकी बुक जो है वो कैसे बनी हुई है, सीक्वेंस में बनी हुई है। कहीं हम आगे निकल जाए और आपने पीछे का टॉपिक नहीं देखा हो तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। क्लियर, मैं भी समझ में आ गया होगा। अब भी अगर किसी के पास डाउट रहता है कुछ भी, तो कहाँ पे मिलेंगे हम, सिंपली हम कमेंट बॉक्स में नीचे मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ठीक है, शुक्रिया, बाय।